नमस्कार दोस्तों, मैं जीतेंद्र द्विवेदी। आप सभी को कुशाग्र राय चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास हमारी सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को हमें पढ़ना है। इसमें भी हम देखेंगे इसका क्षेत्रफल कितना है और अक्षांश देशांतर कितना है और यहाँ की फसलें और मिट्टी, खनिज, वनस्पति और यहाँ कुछ विशेष जो भी होगा उसको हम यहाँ देखेंगे। तो शुरुआत में हम पहले सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को आपको मध्य प्रदेश के मानचित्र में बताने का प्रयास करते हैं। ये रेंज जो है आपकी, यही रेंज जो है आपकी क्या है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की रेंज है। ठीक, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। ठीक, और इसको हम तीन हिस्सों में देखते हैं। कैसे कैसे तीन हिस्सों? पश्चिमी श्रेणी जो कि आपके बुरहानपुर दर्रे तक जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? राजपीपला की श्रेणी। क्या बोलते हैं? राजपीपला की श्रेणी। और एक हिस्सा होता है इसका मध्य भाग, जिसको हम मध्य श्रेणी कहते हैं। इसी के अंतर्गत महादेव श्रेणी भी आती है। और एक हिस्सा होता है आपका पूर्वी श्रेणी, जिसको हम मैकाल पर्वत श्रेणी भी बोलते हैं। ठीक, तो ये कौन सी श्रेणी है? राजपीपला की श्रेणी। राजपीपला श्रेणी। और राजपीपला की श्रेणी कहाँ जाती है आपकी? पश्चिमी श्रेणी है ये। ठीक, मध्य में कौन सी है? तो महादेव पर्वत श्रेणी। महादेव पर्वत श्रेणी। इसको और क्या अन्य नाम से बोलते हैं? इसको मध्य श्रेणी बोलते हैं। पीएससी 2 बार रिपीट कर चुका है कि महादेव श्रेणी किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? मध्य श्रेणी। बीच में है इसलिए इसको मध्य श्रेणी कह रहे हैं। और आपकी जो पूर्वी श्रेणी है इसको क्या बोलते हैं? मैकाल पर्वत श्रेणी। मैकाल पर्वत श्रेणी। और ये कौन सी है आपकी? पूर्वी, क्योंकि पूरब की तरफ है इसलिए इसको हम पूर्वी श्रेणी बोलते हैं। ठीक, तो ये आपने मानचित्र में स्पष्ट किया कि इसको हम 3 श्रेणियां देखते हैं, पश्चिम, मध्य और पूर्व श्रेणी। और उन तीनों में कौन कौन सी श्रेणी पड़ती है ये भी आपने यहाँ स्पष्ट किया। यही आप देखा जाए तो यहाँ जो आपकी राजपीपला की श्रेणी है, यहीं सबसे ऊपर जो चोटी मिलती है वो मिलती है चूलगिरी की चोटी, जिसको अभी हम यहाँ नहीं देखेंगे, पर्वत वाले में देखेंगे। फिर भी आपको हम मानचित्र में यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। चूलगिरी की चोटी। और आपके महादेव पर्वत श्रेणी में जो पर्वत श्रेणी बनती है उसमें जो चोटी मिलती है वो मिलती है आपकी धूपगढ़ की चोटी। धूपगढ़ की चोटी। और धूपगढ़ की जो चोटी है मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। कितने मीटर है? लगभग 1350 मीटर। और चूलगिरी की श्रेणी चोटी कितने ऊपर है? 12-15 मीटर। ठीक, और यहाँ जो मैकाल श्रेणी पड़ती है आपकी, यहाँ जो आपकी चोटी बनेगी वो होती है आपकी अमरकंटक की चोटी। अमरकंटक की चोटी ये भी आपकी 1068 मीटर है। कई किताबों में इसमें मतभेद है, इसलिए आप इसको देख लेना। ये हो गया आपकी चोटियां और ये आपका सतपुड़ा मैकाल श्रेणी हो गए। ठीक, इसको हम पढ़ते कैसे हैं? इसको हम यहाँ एक फॉर्मेट चाहो तो बना देते हैं, चाहो या तो आप इसी मानचित्र में ही इसको क्लियर कर लें। जैसे राजपीपला की श्रेणी में कौन से 2 राज्य की सीमा बन रही है? तो आप देख रहे हैं यहाँ से गुजरात, अलीराजपुर और झाबुआ 2 जिले गुजरात राज्य को छूते हैं। तो गुजरात राज्य से लेकर आपके मध्य प्रदेश के बुरहानपुर दर्रे तक सीमा बनाती है। कौन सी? पश्चिमी श्रेणी। तो वो भी आप चाहो तो इसी मानचित्र में ही लिख लें। क्या लिखोगे? गुजरात राज्य व मध्य प्रदेश के बुरहानपुर दर्रे तक। बुरहानपुर दर्रे तक कौन सी श्रेणी फैली है आपकी? राजपीपला की श्रेणी फैली है। और महादेव पर्वत श्रेणी या मध्य श्रेणी जो है आपकी महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है।
और मैकाल श्रेणी को देखा जाए तो आपका मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है यहां से, ठीक। और जो आपके मैकाल पर्वत श्रेणी है वो आपके अर्धचंद्राकार आकृति निर्मित करती है, तो आप चाहो तो एक पॉइंट और यहां लिख सकते हो, ठीक। ये हो गया, हमने सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को आपको बताने का प्रयास किया। और जो चूलगिरी की चोटी है इसको भी हमने, अब पूछा जाएगा चूलगिरी की जो चोटी है वो किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत है, राजपीपला, महादेव के आपकी मैकाल, तो आप टिक करोगे राजपीपला श्रेणी में ही चूलगिरी की चोटी स्थित है। महादेव पर्वत श्रेणी में ही आपकी धूपगढ़ की चोटी है, पचमढ़ी में पड़ता है। मैकाल पर्वत श्रेणी में आपकी अमरकंटक की चोटी है, ठीक। अब हम देखते हैं इसकी स्थिति में हम देखेंगे अक्षांश और देशांतर, ठीक। तो आप यहां लिखेंगे स्थिति में हमें क्या देखना होता है, हमें स्थिति में अक्षांश देशांतर को देखना होता है। तो यहाँ 21 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 30 मिनट से आपके 81 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो आप क्या लिखोगे, 21 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश देशांतर को हम क्लियर कर चुके हैं। अब हमारा पहला वीडियो देखेंगे, उसमें अक्षांश देशांतर को हमने क्लियर किया हुआ है। तथा 74 डिग्री 30 मिनट से 82 डिग्री 81 डिग्री पूर्वी देशांतर था। ये हो गई इसकी अक्षांश और देशांतर स्थिति। इसके अलावा और इसकी और भौगोलिक स्थिति देखी जाए, यदि आपको अक्षांश देशांतर याद नहीं है तब आप कैसे बताओगे कि सतपुड़ा मैकाल श्रेणी मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो आप बताओगे नर्मदा घाटी के दक्षिण में समानांतर स्थित है, क्योंकि इसके पहले हमने नर्मदा सोन घाटी का भी आपको क्षेत्र बताया था। तो नर्मदा सोन घाटी के दक्षिण में समानांतर है। तो आप चाहो तो एक पॉइंट और लिखोगे, क्या, नर्मदा घाटी के दक्षिण में समानांतर स्थित है, समानांतर स्थित है, ठीक। ये हो गई इसकी क्या, भौगोलिक स्थिति। आप अक्षांश देशांतर की स्थिति याद रहे, अच्छी बात है, नहीं तो आप क्या बताएंगे, नर्मदा घाटी के दक्षिण में समानांतर स्थित है, कौन, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। इसके बाद हम देखते हैं जो ये पूरा क्षेत्र है ये कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में फैला हुआ है आपकी सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। तो अगली सब हेडिंग क्या रखोगे आप, क्षेत्रफल इसका है 34,000 वर्ग किलोमीटर, या प्रतिशत में देखोगे तो 11% आपका सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है, ठीक, 11% या 34,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक। अब हम इसके बाद देखते हैं संरचना कि सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की संरचना या इसका निर्माण कैसे हुआ। तो आप इसको देखें, ये भी पूरब से पश्चिम तक फैली हुई एक श्रेणी है। तो यहाँ भी हमें फीचर्स कुछ पश्चिम के देखने को मिलेंगे, कुछ पूरब को देखने को मिलेंगे। तो पश्चिम में ये दक्कन ट्रैप से निर्मित हुआ है और पूरब में गोंडवाना लैंड, और दक्षिण में देखा जाए इसके, क्योंकि दक्षिण हिस्सा भी दिख रहा है, तो वहाँ में आपके कड़प्पा क्रम की चट्टानें भी देखने को मिलेंगी। तो उसी हिसाब से हम इसका निर्माण बताएंगे। और जब हम यहाँ गोंडवाना लैंड बता रहे हैं कि आपके यहाँ पूरब साइड गोंडवाना लैंड है या दक्षिण पूरब में ये जो हिस्सा है ये आपका गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है। तो यहाँ सब सर्वाधिक क्या मिलेंगे, हमें खनिज मिलेंगे। तो अगले आप देखेंगे निर्माण। क्या लिखा जाएगा, निर्माण, कि सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का निर्माण कैसे हुआ है। तो निर्माण को भी हम वैसे ही देखेंगे। क्या देखोगे, पश्चिम में कैसे निर्मित है, दक्कन ट्रैप। क्यों दक्कन ट्रैप कह रहे हैं, एक मिनट इसको आप और देख लें। ये है आपकी मध्य प्रदेश की स्थिति, ये हुआ मध्य प्रदेश, और ये जो हिस्सा है आपका
भारत के पश्चिम में, यानी महाराष्ट्र और गुजरात वाला ये जो हिस्सा है महाराष्ट्र वाला, ये दक्कन ट्रैप के अंतर्गत आता है। यानी यहाँ लावा से निर्मित मृदा है जो बेसाल्ट चट्टानों से टूटकर इरोजन से यहाँ काली मिट्टी बनी हुई है। ठीक, तो अब क्योंकि मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्सा यहाँ आ रहा होगा ये बैक में, इसको क्या बोला जाएगा पश्चिम में दक्कन ट्रैप। ज्योग्राफी में हम और स्पष्ट करेंगे इसको। दक्कन ट्रैप पूर्व में देखा जाए, पूर्व में तो पूर्व में आपका गोंडवाना लैंड, गोंडवाना। ठीक, अब गोंडवाना क्यों बोला जा रहा है इसको भी आप देख लें। जो आपका प्राचीन भारत है शुरुआत में इतना ही था, तो मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा यानी ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये जो हिस्सा है ये भारत था पुराना प्राचीन। बाद में तो वो 20 से 33 क्या होता था, बहता था। तो ये जो पुराना हिस्सा है इसलिए इसको गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। शुरुआत में जब हम पढ़ा रहे थे तब भी हमने स्पष्ट किया था कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक, और यही जो आपका दक्षिण पूरब वाला जो हिस्सा फंसता है यही सबसे ज़्यादा खनिज संपन्न है, क्योंकि जहाँ जहाँ गोंडवाना लैंड होगी वहाँ आपको खनिज देखने को मिलेंगे। ठीक, अब आते हैं हम दक्षिण में। दक्षिण में क्योंकि कुछ हिस्सा इसका आपको दक्षिण में भी दिख रहा है, तो दक्षिण में आपको मिलेगा कडप्पा। जब चट्टाने हम ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे तो इसको और स्पष्ट वहां करेंगे। अब देखते हैं यहाँ कौन कौन से जिले हमें इस सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो लिखेंगे आप जिले को जब हम संभाग पढ़ाया था तब भी जिलों को स्पष्ट किया था। जब राज्यों से सीमा कौन कौन से जिले सीमा लगा रहे थे तब भी हमने स्पष्ट किया था। तो आप यहाँ देखें जो भी ये डॉट किया हुआ है, यहाँ कौन कौन से जिले आपके आ रहे हैं। तो आप देखें मंडला दिख रहा होगा आपको, बालाघाट दिख रहा है, सिवनी दिख रहा है, छिंदवाड़ा दिख रहा है। तो ये सब लिखेंगे आप यहाँ आपका मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल और बुरहानपुर। ये आपका बुरहानपुर है। जिलों का संपूर्ण भाग आ रहा है यहाँ, जिलों का संपूर्ण भाग या लगभग संपूर्ण जिले इनका भाग आ रहा है, संपूर्ण भाग। तथा अब कुछ जिले हैं जिनका कुछ कुछ हिस्सा आता है, जैसे खंडवा, यहां से लिखे आप, होशंगाबाद से लिखे, होशंगाबाद का पचमढ़ी वाला हिस्सा इसी के अंतर्गत आता है, पचमढ़ी वाला भाग। ठीक, हरदा का भी थोड़ा सा भाग, इसके बाद खंडवा, खरगोन है ना, और आपका वडवानी का कुछ हिस्सा आपका किसमें आता है, आपका सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी में। यदि आपको जिले प्रैक्टिस कर लोगे आप मानचित्र से तो आपको ये आसान हो गए जिले याद करना। ठीक है ना। अब हम देखते हैं यहाँ का मानसून कैसा है, क्लाइमेट कैसा है यहाँ का। तो मानसूनी प्रकार का है, यहाँ गर्मी साधारण पड़ती है ग्रीष्म ऋतु में, और शीत ऋतु में यहाँ ठंड अत्यधिक पड़ती है। तो अब ये ध्यान रखेंगे यहाँ। क्या लिखोगे आप, जलवायु। मानसूनी प्रकार की, मानसूनी प्रकार की। और मानसूनी प्रकार में भी क्या देखोगे आप, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी साधारण तथा शीत ऋतु में
ठंड अत्यधिक, ये आप यहाँ ध्यान रखोगे। इसके बाद हम यही वर्षा देख ले रहे हैं, तो वर्षा में भी ध्यान रखोगे आप, जब पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ोगे वर्षा की मात्रा क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो लिखो आप वर्षा। वर्षा में क्या देखना है, वर्षा तो वैसे यहाँ कितनी होती है, यहाँ 150 सेंटीमीटर तक भी वर्षा होती है, फिर भी आप, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा पश्चिम में, पश्चिम मतलब पश्चिमी भाग, तो पश्चिम भाग में 75 सेंटीमीटर, तो पूर्वी भाग में देखा जाए तो आपकी 150 सेंटीमीटर। इसको कैसे समझेंगे आप कि 75 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो रही है और 150 सेंटीमीटर के प्लस भी चली जाती है, 100 हो रहा है, 110 हो रहा है, 120, तो ये क्या हो रहा है, वर्षा बढ़ती जा रही है, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ जाने पर वर्षा क्या हो रही है, वर्षा आपकी बढ़ती है। ठीक, ये हो गया यहाँ की वर्षा को भी आपको ध्यान रख लिया। अब जब वर्षा आप देख रहे हैं कि पूरब में वर्षा ज़्यादा हो रही है तो फसल भी उसी हिसाब से बदल जाएगी, और पश्चिम में काली मिट्टी ज़्यादा है तो फसल अलग होगी, तो इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। अब अगला टॉपिक हम इसमें पढ़ते हैं नदियाँ, कि कौन कौन सी नदियाँ सतपुड़ा मैकाल श्रेणी से बहती हैं आपकी। नदियां में देखिए आप, यहां बहती है नर्मदा, पहली नदी कौन सी है, नर्मदा। ठीक, पता है आपको, अमरकंटक से निकलती है। इसके बाद दूसरी नदी देखी जाएगी आपकी ताप्ती। ताप्ती कहां से निकलती है, ताप्ती आपके बैतूल के मुल्ताई से निकलती है, चाहो तो इसको लिख सकते हो आप बैतूल के मुल्ताई से। जब हम नदियां पढ़ाएंगे तो सब चीजें स्पष्ट करेंगे ही आपको, अभी तो आप केवल जान ले कौन कौन सी नदियां यहां से इस चित्र से बहती हैं। इसके बाद है बेनगंगा। बेनगंगा कहां से निकलती है, बेनगंगा आपकी सिवनी के पारसवाड़ा पठार से निकलती है, उसका उद्गम होता है, तो आप चाहो तो यहां लिख सकते हैं सिवनी के पारसवाड़ा पठार से उद्गम है। पेंच नदी की बात की जाए, वो भी यहीं से बहती है। तो पेंच नदी किस जिले से बहती है, पहले तो जिला याद रखें, छिंदवाड़ा के जुन्नार देव से। फिर चौथा हो गया, पांचवा वर्धा है। वर्धा कहां से है, वर्धा आपकी बैतूल जिले के कालीभीत पहाड़ी से निकलती है। यदि आपको चाहो तो लिख लें, बैतूल जिले के कालीभीत पहाड़ी से। ठीक है, तो इन सब के बारे में आप लिख लें, बैनगंगा के बारे में भी लिख लें, सिवनी के पारसवाड़ा पठार से, पेंच नदी में भी लिख लें, छिंदवाड़ा के जुन्नार देव से। और कुछ और नदियां भी हैं, आप चाहो तो बावन खाड़ी। ठीक, ये हो गई आपकी कुछ रिवर जो आपके सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी से बहती है। अब हम देखेंगे यहाँ मिट्टी कौन कौन सी है। तो मिट्टी यहाँ काली है और छिछली है और लेटराइट भी है। लेटराइट क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां हैं और पर्वत श्रेणी में प्रायः लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, या लेटराइट मिट्टी की यहाँ अधिकता भी देखने को मिलती है। तो आप लिखेंगे मिट्टी, मिट्टी। काली व छिछली प्लस में लेटराइट मिट्टी की भी अधिकता है, लेटराइट मिट्टी की अधिकता। ठीक, ये हो गई मिट्टियां यहां। अब देखेंगे हम यहां फसलें। फसलें देखें तो फसलें यहां कौन कौन सी होगी, यहां होगी ज्वार, गेहूं। ठीक, और गेहूं के बाद देखेंगे आप अलसी। ठीक, अलसी के बाद सोयाबीन, क्योंकि काली मिट्टी के भी फीचर्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पश्चिम में। तो पश्चिम में चाहो तो ऐसा लिख लो, पश्चिम में कौन कौन सा, सोयाबीन, सोयाबीन है तो फिर कपास भी होगा, मूंगफली,
ये क्यों बताई गई है? क्योंकि यहाँ पश्चिम साइड आपको ब्लैक सॉइल दिखेगी, तो वहाँ सोयाबीन, कपास, मूंगफली भी देखने को मिलेगी आपको। ठीक, अब देखेंगे यही चाहो तो विशेष लिख लें आप, सिवनी के या सिवनी जिले के लखनादौन में काली मूछ का चावल अपने उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो आप इसको चाहो तो देख सकते हो। अब देखेंगे आप क्या, एक पॉइंट और आप विशेष में लिख लो फसलों में, सिवनी के लखनादौन, सिवनी के लखनादौन अपनी सिवनी के लखनादौन अपनी काली मूछ के चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि लखनादौन चावल, काली मूछ का चावल मध्य प्रदेश के कहां होता है। और मान लो लखनादौन भी दे दिया गया तो आपको जिला स्पष्ट होना चाहिए। ठीक, अब हम देखेंगे यहां की वनस्पति, इस क्षेत्र की हम क्या देखेंगे? वनस्पति देखेंगे। यहां वनस्पति कौन? तो यहां वनस्पति उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहां वर्षा की मात्रा क्या है? 125 सेंटीमीटर से अधिक है। ठीक, तो लिखेंगे आप वनस्पति। उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, ये सब अभी हम अर्धपर्णपाती वन, पर्णपाती वन सब क्लियर करेंगे, क्योंकि इसके आने वाला टॉपिक आपका फॉरेस्ट्री है। क्या लिखेंगे? उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। ठीक, अब कौन कौन से यहां होते हैं? तो आप जब हम अर्धपर्णपाती वन बोल रहे हैं तो आप चाहो तो यहां लिखें साल, सागौन। ठीक है, क्योंकि होशंगाबाद है तो यहाँ चावली बोरी घाटी में क्या मिलेगा? आपको मिलेगा यहाँ। ठीक है, इसके बाद आप जनरल लिख लें, जामुन हुआ, आम हुआ, ठीक है ना, और आपका पीपल हुआ, ठीक है ना, आदि आप चाहो तो इसको लिख सकते हैं। सेमल और बांस भी आप यहाँ लिख सकते हैं। बांस भी होता है क्योंकि यहाँ नेपानगर वगैरह में कागज की क्या है? फैक्ट्री है, तो बांस आदि। ठीक, ये हो गए आपके वनस्पति। अब इसके बाद देखेंगे हम यहाँ खनिज। खनिज के लिए जो पठार है, कौन सा पठार? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का पठार है, वो क्या है? संपन्न है, बजे गोंडमाना लैंड का हिस्सा आता है यहाँ। तो आप एक पॉइंट पहले तो लिखें आप खनिज। क्या लिखेंगे? खनिज। खनिज, खनिज में लिखेंगे सर्वाधिक, खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न पठार। तो लिखेंगे खनिज की दृष्टि से संपन्न पठार, खनिज की दृष्टि से संपन्न पठार है, या चाहो तो लिखोगे सर्वाधिक संपन्न पठार है, सर्वाधिक संपन्न पठार है। अब कौन कौन से खनिज निकलते हैं? तो आप देखें मैंगनीज, यहाँ सभी होते हैं जितने इंपॉर्टेंट खनिज होते हैं। तो लिखेंगे मैंगनीज। मैंगनीज कहाँ? आपके दो जिले में है, आपका बालाघाट और छिंदवाड़ा। बालाघाट और छिंदवाड़ा, ये हो गया मैंगनीज। मैंगनीज के बाद देखें क्या आप यहां मिलता है? आपका कोयला। कोयला बैतूल में, क्योंकि यहां कोयला ही पड़ रहा है, वो क्षेत्र कौन सा है? बैतूल। इसके बाद देखेंगे आप तांबा। तांबा आपका बालाघाट, ये हो गया आपका तांबा। तांबा के बाद देखेंगे आप बॉक्साइट, ये भी आपका छिंदवाड़ा, बालाघाट और मंडला। बॉक्साइट, छिंदवाड़ा व मंडला।
सॉरी बालाघाट मंडला है, बालाघाट व मंडला, ये हो गए आपके बॉक्साइट। इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट है, ग्रेफाइट पूछा जाता है, बैतूल में है। ग्रेफाइट भी देखना आपको बैतूल में, ग्रेफाइट बैतूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में रिपीट हुआ है। ग्रेफाइट मतलब इसमें कहां पाया जाता है, तो बैतूल। लोह एस्क बालाघाट में, लोह एस्क कहां, बालाघाट में। ठीक, अब ये हो गए खनिज। अब हमने आपको बताया खनिज और वनस्पति डिपेंड करती है किस पर, यहां के उद्योगों पर। ठीक, तो अब देखते हैं हम क्या, उद्योग, क्योंकि यहां बांस भी हो रहे हैं तो यहां आपको वस्त्र उद्योग भी देखने को मिलेंगे। कागज उद्योग और वस्त्र उद्योग क्यों देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहां कपास भी होता है क्षेत्र में, तो लिखेंगे आप उद्योग। उद्योग में लिखेंगे कपड़ा व कागज उद्योग, कपड़ा व कागज उद्योग मुख्य है, कपड़ा व कागज उद्योग मुख्य है। ठीक, अब हम कागज उद्योग देखते हैं। आपका कागज उद्योग कहाँ है, नेपा नगर। नेपा नगर कहाँ पड़ता है, ये आपके बुरहानपुर में। कपड़ा नहीं, कागज उद्योग, कागज उद्योग कहाँ, आपका नेपा नगर। कागज उद्योग हो गया। इसके बाद कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग आपके दो जगह होगा, बुरहानपुर और आपका, बुरहानपुर और आपका, पहले आप कपड़ा उद्योग भी आप नेपा नगर लिख लें, नहीं सॉरी, कागज उद्योग नेपा नगर में। हथकरघा उद्योग है नेपा नगर में आपका, हथकरघा उद्योग है नेपा नगर यानी बुरहानपुर में। ठीक, सूती वस्त्र उद्योग है आपके खंडवा और बुरहानपुर में, सूती वस्त्र उद्योग ये है आपके खंडवा व बुरहानपुर में। ठीक, अब और यहाँ क्या उद्योग है, तो आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा में एग्रो कॉम्प्लेक्स भी देखेंगे आप, छिंदवाड़ा का एग्रो कॉम्प्लेक्स, छिंदवाड़ा का एग्रो, छिंदवाड़ा का एग्रो कॉम्प्लेक्स। ठीक, बड़ा फेमस है। ठीक, और यहाँ उद्योग देखा जाए इसके अलावा है आपका, भाई यही कुछ प्रमुख उद्योग है, और जो आपको किताबों में दिखे वो भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। हम उद्योग नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को ही पढ़ रहे हैं, बस इसमें कुछ कुछ जान रहे हैं कि उद्योग कौन है, वनस्पति कौन है, खनिज कौन है, हम इसको जान रहे हैं। इसको हम सेपरेट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी जैसे हम आपके खनिज पढ़ेंगे, उद्योग पढ़ेंगे, तो उस पर और डिटेल से क्या होगा, डिस्कशन होगा। अब बचा यहाँ पर्यटन, अब बचा यहाँ पर्यटन, लिखेंगे हम पर्यटन। तो यहाँ घूमने लायक क्या क्या है, तो आप देखें यहाँ दो नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं हमें। कान्हा नेशनल पार्क, जहाँ बेडरी प्रजाति का आपका बारहसिंघा पाया जाता है। तो क्या लिखेंगे आप पर्यटन में, कान्हा किसली राष्ट्रीय नेशनल पार्क, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, ये आपका मंडला, और कुछ हिस्सा चाहो तो आप लिख सकते हो बालाघाट। ठीक, यहाँ है ये लोकेशन जो है आपकी बता रहे हैं, ये है कान्हा किसली नेशनल पार्क की। दूसरा यहाँ फेमस राष्ट्रीय उद्यान और है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी जिले में है। ठीक, सिवनी, और कुछ हिस्सा चाहो तो आप छिंदवाड़ा में भी इसका आता है। मुख्य हिस्सा सिवनी में है, कुछ हिस्सा आप चाहो तो उसको छिंदवाड़ा में लिख सकते हो।
इसके बाद सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थल घूमने लायक या हिल स्टेशन पूछा जाए तो आपका पचमढ़ी है। पचमढ़ी पूछा जाता है किस जिले में है, तो पचमढ़ी आपके होशंगाबाद जिले में है, होशंगाबाद जिले में है। इसके बाद हम यहाँ विशेष देखेंगे कि यहाँ खास क्या है, कहाँ खास, इस सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में खास क्या है। तो एक ही चीज खास है, क्या, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी है, 199 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। तो लिखेंगे सर्वाधिक, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, वर्षा वाला स्थान कौन सा है, पचमढ़ी। और कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, 199 सेंटीमीटर वर्षा होगी। जब हम वर्षा का टॉपिक पढ़ाएंगे तो पूरे क्लियर करेंगे। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, भिंड जिले के गोहद में 55 सेंटीमीटर यहाँ, और सर्वाधिक वर्षा कहाँ हो रही है, पचमढ़ी में आपके 199 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका सतपुड़ा मैकाल श्रेणी कंप्लीट होता है। एक और आपका बचा है आपका पूर्वी पठार, या उसको ही हम बघेलखंड का पठार पढ़ते हैं, और ये आपके 7 पठार हो जाएंगे। आप इनको मानचित्र पर बढ़िया प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आगे जो एमपी पढ़ाएंगे आप, वो आपको क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। आज के लिए धन्यवाद।